शाहिद स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, साल 1945 है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्थाएं तो जैसे खत्म ही हो गई थी उस वक्त। हाँ, एकदम खत्म। और करोड़ों लोग बेघर हैं। मतलब अगर उस वक्त दुनिया को दोबारा पटरी पर लाने की चाबी किसी के हाथ में थमा दी जाती तो शुरुआत आखिर कहाँ से होती? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। राइट। अक्सर जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ भारी भरकम नाम, अजीबो-गरीब एक्रोनिम्स और मुख्यालयों की उबाऊ सूचियां आती हैं। जिसे बस रट्टा मारना होता है। बिल्कुल वही। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा के लिए जो स्रोत मौजूद है वो सिर्फ एक सूची नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये पूरी दुनिया की मशीनरी कैसे काम करती है उसका एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस सूची को सिर्फ नामों का पुलिंदा समझना सबसे बड़ी गलती होगी। दरअसल ये मानव इतिहास की एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन कैसे? थोड़ा समझाइए। मतलब अगर हम गौर करें तो इनमें से कोई भी संगठन अचानक किसी शांत और खुशनुमा सुबह में नहीं बन गया। ये संगठन भयानक युद्धों, गहरे आर्थिक संकटों या फिर रातों रात बदलती हुई विश्व व्यवस्था के शॉक एब्जॉर्बर की तरह पैदा हुए हैं। शॉक एब्सॉर्बर, ये बहुत सटीक शब्द है। हाँ, जब जब दुनिया टूटी है तब तब किसी न किसी संगठन का जन्म उसे वापस जोड़ने के लिए हुआ है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हम इन 3600 संगठनों को एक साथ रटने के बजाय इतिहास के पन्नों के साथ पलटेंगे। शुरुआत करते हैं 1919 से लेकर 1948 के दौर से, यानी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच और उसके तुरंत बाद की नींव। एग्जैक्टली। हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है ILO, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद जिनेवा में इसकी स्थापना हुई। आज इसके प्रमुख गिलबर्ट होंगबो हैं और इसके 187 सदस्य हैं, जिसमें 187वां सदस्य हाल ही में टोंगा बना है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम ILO को आधुनिक वैश्विक सहयोग का दादाजी कह सकते हैं? दादाजी कहना इसे थोड़ा निष्क्रिय या रिटायर मान लेना होगा। मैं इसे वैश्विक सहयोग का आर्किटेक्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा, आर्किटेक्ट क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया के नेताओं को एक बहुत ही कड़वा सच सिखाया था कि शांति केवल कागजी संधियों या नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं आती। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल। असली शांति सामाजिक न्याय से आती है। अगर मजदूर खुश नहीं हैं, अगर उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो समाज में कभी स्थिरता नहीं आ सकती। इसलिए सबसे पहले लेबर राइट्स पर बात हुई। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसके बारे में अमूमन सोचा नहीं जाता। और इसी समय काल में हम देखते हैं कि कानून और व्यवस्था को भी वैश्विक रूप दिया जा रहा था। सही कहा। 1923 में फ्रांस के लियोन्स में इंटरपोल की स्थापना हुई। इसके प्रमुख आज जर्गन स्टॉक हैं और इसका 196वां सदस्य पलाओ बना है, जिससे कुल सदस्य 196 हो गए हैं। पुलिसिंग का वैश्वीकरण। हाँ। फिर 1931 में लंदन में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ बना। आज इसकी प्रमुख अफ्रीका की शर्ली बोथवे हैं और इसके 56 सदस्य देश हैं, जिसमें 56वां देश टोगो है। इंटरपोल तो पुलिसिंग के लिए था, लेकिन कॉमनवेल्थ का बनना क्या सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के सिकुड़ने की कहानी है? कुछ हद तक हाँ। जैसे जैसे ब्रिटेन को समझ आ रहा था कि वो अब हर जगह सीधे तौर पर राज नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया बदल रही थी। बिल्कुल, तो उसने एक ऐसा संगठन बनाया जहां वो कम से कम कूटनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अपने पूर्व उपनिवेशों के साथ जुड़ा रह सके। ये अपनी शक्ति को एक नए रूप में बनाए रखने का तरीका था। लेकिन असली गेम तो 1945 में पलटा। द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। हाँ, 1945 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का जन्म हुआ। आज एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं और इसके 193 सदस्य हैं, जिनमें सबसे नया सदस्य दक्षिण सूडान है। सोचिए एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जहां 193 लोगों और हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता हो। बाप रे, वो तो सबसे ज्यादा शोर वाला ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है आर्थिक जुड़वां संगठनों का जन्म। आप IMF और विश्व बैंक की बात कर रही हैं? जी, 1945 में ही वॉशिंगटन DC में IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना हुई।
क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF की प्रमुख है, जिसके 191 सदस्य हैं और 191वां सदस्य लिक्टनस्टीन है। वहीं अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसके 189 सदस्य हैं और 189वां सदस्य नौरू है। मेरा सवाल ये है कि ये दोनों विशाल आर्थिक संगठन वॉशिंगटन DC में ही क्यों स्थापित किए गए, यूरोप में क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब उस समय की जमीनी हकीकत में छुपा है। 1945 में यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनके पास ना तो पैसा था और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका युद्ध से लगभग अछूता रहा और उसकी अर्थव्यवस्था ने युद्ध के दौरान हथियारों और सप्लाई के जरिए अपार धन कमाया था। तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंसर बन गया था। एग्जैक्टली। और जो पैसा लगाता है, नियम भी वही तय करता है और मुख्यालय भी वही रखता है। इसलिए वॉशिंगटन DC वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया मक्का बन गया। ये ताकत और पैसे का सीधा खेल था। हाँ। और सिर्फ वित्तीय नहीं, 1945 से 48 के बीच मानो नए संगठनों की बाढ़ आ गई। जरूरतें ही इतनी ज्यादा थी। मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जी। 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO बना, जिसके प्रमुख क्यू डोंग्यू हैं और 197 सदस्य हैं। फिर 1945 में ही नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष UG इवासावा हैं और 194 सदस्य हैं। राइट। फिर उसी साल शिक्षा व संस्कृति के लिए पेरिस में यूनेस्को बना, जिसके प्रमुख खालिद अल एनानी हैं और 195 सदस्य हैं। और इसके तुरंत बाद बच्चों के लिए भी तो काम शुरू हुआ। हाँ, 1946 में बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में यूनिसेफ बना, जिसकी प्रमुख कैथरीन रसल है और 191 सदस्य हैं। और अंत में 1948 में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO बना। टेब्रोस अधानोम इसके प्रमुख हैं और 194 सदस्य हैं। ये सूची पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे किसी बर्बाद शहर को दोबारा बसाने के लिए अलग-अलग विभागों के टेंडर निकाले जा रहे हों। ये तुलना काफी हद तक सही है। संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा छाता था, लेकिन जमीनी काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की जरूरत थी। मतलब अलग-अलग एक्सपर्ट्स चाहिए थे। दुनिया भूखी थी, इसलिए FAO चाहिए था। दुनिया बीमार थी, इसलिए WHO बना। बच्चे अनाथ थे, इसलिए यूनिसेफ की जरूरत पड़ी। ये दुनिया का सर्वाइवल मोड था। सर्वाइवल मोड। लेकिन ये सर्वाइवल मोड ज्यादा दिन टिका नहीं। जैसे ही 1950 का दशक शुरू हुआ, एक नया पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। अब खतरा अकाल या बीमारी से ज्यादा एक दूसरे से था। हाँ, और यहाँ से इस कहानी में एक थ्रिलर फिल्म जैसा ट्विस्ट आता है। हम 1949 से 1967 के दौर में प्रवेश करते हैं। यह शीत युद्ध, नए अर्थशास्त्र और गहरे अविश्वास का दौर था। संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने में हाफने लगा था। बिल्कुल। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो खौफ का माहौल बना, उसी से 1949 में ब्रुसेल्स में नाटो का जन्म हुआ। आज इसके महासचिव मार्क रूटे हैं और इसके 32 सदस्य हैं। 32वां हाल ही में स्वीडन बना है। नाटो का पूरा आधार ही आर्टिकल 5 पे टिका था। एक पर हमला, सब पर हमला। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सैन्य क्लब था। और जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो सबसे पहली चोट आम इंसान पर पड़ती है। बिल्कुल। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। और शायद इसी मानवीय संकट को संभालने के लिए 1950 में जेनीवा में UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बना। इसके उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं और 136 देश इसके सदस्य हैं। ये बहुत जरूरी कदम था। एक तरफ सैन्य किलेबंदी हो रही थी और दूसरी तरफ आर्थिक किलेबंदी। 1958 में ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ यानी EU की शुरुआत हुई। उर्सुला वॉन डर लेयन इसकी अध्यक्ष हैं। और आज इसके 27 सदस्य हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन अब इसका हिस्सा नहीं है। सही पॉइंट है। इसके अलावा 1961 में पेरिस में OECD बना, जिसके महासचिव मैथियास कॉर्मन हैं और 38 सदस्य हैं, जिनमें 38वां कोस्टा रिका है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव क्लब मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है वो है ओपेक। तेल की ताकत। बिल्कुल। 1960 में वियना में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख हैं हाइथम अल घिस हैं और इसके सिर्फ 12 सदस्य हैं, सिर्फ 12 देश। और यही उन 12 देशों की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए,
सिर्फ 12 देश वियना के एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में तेल का वॉल्व था। अगर वो तेल उत्पादन कम कर दें तो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हाहाकार मच जाता। ये शक्ति का एक नया रूप था, जहां सिर्फ सेना ही नहीं, संसाधन भी हथियार बन गए थे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा जवाबी आंदोलन भी आकार ले रहा था। 1961 में जकार्ता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम खड़ा हुआ। इल्हाम अलियव इसके प्रमुख हैं आज। जी, और आज इसके 120 सदस्य हैं। एक तरफ ओपेक में सिर्फ 12 देश और दूसरी तरफ नैम में 120 देश। ये इतना बड़ा संगठन क्यों बन गया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसके पीछे उपनिवेशवाद के खात्मे का इतिहास है। जो देश अभी अभी आजाद हुए थे वो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि वो अमेरिका या सोवियत संघ के शतरंज के मोहरे नहीं बनेंगे। मतलब उन्हें किसी गुट में शामिल नहीं होना था। एग्जैक्टली। नैम का 120 सदस्यों तक पहुंचना ये साबित करता है कि ये नव स्वतंत्र देश अपने एक स्वतंत्र रास्ता तलाश रहे थे। इसी दौर में मानवाधिकारों को लेकर नागरिकों का भी सब्र टूट रहा था। 1961 में लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई, जिसकी महासचिव एग्नेस कैलमार्ड है, और इसमें 150 देश जुड़े हैं। और विकास की परिभाषा भी बदल रही थी। हाँ, विकास पर फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो रहा था। 1964 में जिनेवा में अंकटाड UNCTAD बना, जिसकी महानिदेशक रिबेका ग्रीनस्पैन है। फिर 1965 में न्यूयॉर्क में 170 सदस्यों वाला UNDP बना, जिसके प्रशासक अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। और फिर एशियाई क्षेत्र ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू की। बिल्कुल। 1966 में मनीला में एशियाई विकास बैंक यानी ADB बना। अध्यक्ष मासातो कांडा है और 69 सदस्य हैं। 69वां इजराइल है। और ठीक एक साल बाद 1967 में जकार्ता में आसियान बना। काओ किम हॉन इसके प्रमुख है और इसके 11 सदस्य हैं, जिसमें 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बना है। आसियान और ADB का बनना इस बात का सबूत है कि दुनिया अब सिर्फ पूर्व बनाम पश्चिम के चश्मे से बाहर आ रही थी। एशिया को समझ आ गया था कि वॉशिंगटन या जिनेवा में बैठे लोग उनकी जमीनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। उन्हें अपने लिए खुद एक क्षेत्रीय ढाल बनानी होगी। बिल्कुल सही। और क्षेत्रीय ढाल की ये अवधारणा हमें सीधे हमारे तीसरे पड़ाव पर ले आती है, 1985 से 1997 का दौर। करेक्ट। बर्लिन की दीवार गिर रही थी, शीत युद्ध अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इसे हम भूमंडलीकरण और क्षेत्रीय सहयोग के विस्फोट का दौर कह सकते हैं। हाँ, हमारे अपने पड़ोस में 1985 में काठमांडू में सार्क की स्थापना हुई। इसके महासचिव मो गुलाम सरवर हैं और इसमें 8 सदस्य हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का बनना ये दिखाता है कि राजनीतिक तनावों के बावजूद पड़ोसी देश इस हकीकत को इग्नोर नहीं कर सकते थे कि उनका आर्थिक भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो है। इसी तरह 1989 में जिनेवा में विकासशील देशों का संगठन G15 बना, जिसमें 17 देश शामिल हैं। उसी साल 1989 में सिंगापुर में एपिक की स्थापना हुई, जिसकी प्रमुख रेबेका फातिमा सांता मारिया हैं। और इसके 21 सदस्य हैं, जिसमें 21वां सदस्य वियतनाम है। लेकिन यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। इस सूची में आगे आता है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में जिनेवा में हुई। नागोजी ओकोंजो-इवेला इसकी महानिदेशक हैं और आज इसके 166 सदस्य हैं। 166वां सदस्य तिमोर लेस्ते हैं। मेरा सवाल यह है, जब पूरी दुनिया के लिए व्यापार के नियम तय करने वाला WTO जैसा एक इतना बड़ा वैश्विक संगठन बन गया, तो फिर एपेक या सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों की प्रासंगिकता क्या रह जाती है? क्या ये पुराने नहीं पड़ गए? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन इसका जवाब मैक्रो और माइक्रो के फर्क में है। WTO एक वैश्विक छत की तरह है, जो बुनियादी नियम तय करता है कि कोई देश व्यापार में मनमानी ना करे। अच्छा। लेकिन क्षेत्रीय संगठन स्थानीय सप्लाई चेन और जमीनी हकीकत को संभालते हैं। 2 पड़ोसी देशों के बीच ट्रकों की आवाजाही या कस्टम ड्यूटी की जो बारीकियां होती हैं, वो जिनेवा में बैठकर नहीं सुलझाई जा सकती। एग्जैक्टली। उसके लिए एपेक या सार्क की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। और इसी क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए 1996 में ब्रुसेल्स में ASEM बना, जिसमें 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इसी कड़ी में 1997 में ढाका में
बिम्स्टेक की स्थापना हुई, जिसके महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं और इसके 7 सदस्य हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ने की बहुत तेज कोशिशें थीं। बिल्कुल। लेकिन अब जो दौर शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा नाटकीय है। हम आते हैं 21वीं सदी पर, 2001 से लेकर 2015 तक का आखिरी दौर। यहाँ मुझे सत्ता का केंद्र पश्चिम से खिसककर ग्लोबल साउथ की ओर जाता हुआ साफ नजर आता है। यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। ये ग्लोबल साउथ शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिणी गोलार्ध में है, राइट, लेकिन वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माना जाता। बिल्कुल। ये शब्द उन विकासशील देशों के लिए है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना सही स्थान मांग रहे हैं। बिल्कुल, और इस बदलाव की शुरुआत 2001 में बीजिंग में SAO यानी शंघाई सहयोग संगठन से होती है। इसके प्रमुख नूरलान येरमेकबायेव हैं और इसके 10 सदस्य हैं, जिसका 10वां सदस्य बेलारूस है। ये पूर्व की ताकतों का एकजुट होना था। और न्याय के मोर्चे पर भी बदलाव आ रहा था। हाँ, 2002 में नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC बना, जिसके प्रमुख पियोत्र हॉफमैन्स्की हैं। इसके 125 सदस्य हैं और दिलचस्प रूप से 125वां सदस्य यूक्रेन बना है। और अफ्रीका भी पीछे नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी साल 2002 में अदीस अबामा में अफ्रीकी संघ यानी AU की स्थापना हुई, जिसके महानिदेशक पॉल कागमे हैं और 55 देश इसके सदस्य हैं। अफ्रीकी संघ का बनना अफ्रीका का दुनिया से ये कहना था कि अब हमारे मामलों में बाहरी देशों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। और ये आत्मविश्वास बढ़ता ही गया। 2004 में स्विट्जरलैंड के लुगानो में IPSA बना, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 3 बड़े विकासशील देश। फिर 2006 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या UNHRC बनी, जिसके अध्यक्ष लुइजी सोरका है और 47 सदस्य हैं। 47वां चेक गणराज्य है। लेकिन असली भूकंप तो 2009 में आया। बिल्कुल, जब शंघाई में ब्रिक्स की स्थापना हुई। इसके प्रमुख लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा हैं और अब इसमें 11 पूर्ण सदस्य हो गए हैं। 11वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का बनना कोई छोटी घटना नहीं थी। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के लिए पहली बड़ी संगठित चुनौती थी। मतलब ये वो देश थे जो सीधा वेस्ट को टक्कर दे रहे थे। हाँ, ये वो देश थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही थी और ये दुनिया को बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर बनाना चाहते थे, जहां फैसले सिर्फ वॉशिंगटन या लंदन में ना लिए जाएं। और इस चुनौती का सबसे बड़ा सबूत मिलता है 2014 में। 2014 में शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना होती है। डिल्मा रूसेफ इसकी अध्यक्ष हैं और इसके 11 सदस्य हैं, जिनमें 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान है। जब मैं 1945 के वॉशिंगटन DC में बने विश्व बैंक को देखती हूँ और फिर 2014 के शंघाई में बने NDB को देखती हूँ, तो ये एक खुला चैलेंज लगता है। क्या ये ग्लोबल साउथ का ये कहने का तरीका है कि चूंकि तुमने हमें अपने बैंक में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी, इसलिए हम अपना खुद का बैंक बना रहे हैं? इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। NDB का जन्म विश्व बैंक और IMF के काम करने के पश्चिमी तरीकों से उपजी निराशा का ही परिणाम था। वाओ! ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि सत्ता का संतुलन अब पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन इस पूरी सूची में जो सबसे आखिरी संगठन है, वो हमें अतीत या वर्तमान की राजनीति से निकालकर सीधे भविष्य के अस्तित्व संकट में लाकर खड़ा कर देता है। आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रही हैं? जी। 2015 में हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA की स्थापना हुई। इसके महानिदेशक आशीष खन्ना है और हाल ही में मोल्डोवा इसका 107वां सदस्य बना है। ये शिफ्ट सच में दिमाग हिला देने वाला है। कैसे? देखिए ना, हम 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूरों के अधिकारों यानी ILO से शुरू हुए थे। 1945 में हमने अर्थव्यवस्था और देशों की सीमाओं को फिर से बनाया UNO और IMF के जरिए। शीत युद्ध के दौरान हमने अपने अपने डर से सैन्य और आर्थिक दीवारें खड़ी की, नाटो और OPEC की तरह। 90 के दशक में हम व्यापार के लिए WTO के जरिए जुड़े और अब 2015 में इन सभी 36 संगठनों के सफर के बाद दुनिया का फोकस इस बात पर आ गया है कि इस ग्रह को ही कैसे बचाया जाए
और वो भी सूरज की रोशनी के जरिए। यही इस पूरी सूची का सार है। हर संगठन अपने समय की सबसे बड़ी घबराहट या सबसे बड़ी जरूरत का संस्थागत रूप है। बहुत खूब कहा। जब डर सेनाओं का था तब मिलिट्री अलायंस बने, जब जरूरत पैसे की थी तब बैंक बने। आज डर जलवायु परिवर्तन का है, इसलिए हम सौर गठबंधन देख रहे हैं। ये वाकई में एक अद्भुत यात्रा रही। आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि जब भी हम अखबार में इनमें से किसी संगठन का नाम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होती। उसके पीछे दशकों का खून पसीना, राजनीति और दुनिया को बचाने की जद्दोजहद छिपी होती है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा को देखने के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ, बताइए। हमने देखा कि हर संगठन किसी न किसी बड़े वैश्विक संकट की प्रतिक्रिया था। अगर आज 2026 में दुनिया को सच में एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना पड़े तो वो किस लिए होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के खतरों को नियंत्रित करने के लिए जिनेवा में बैठेगा, या फिर भविष्य में अंतरिक्ष के संसाधनों और वहां के रास्तों के बंटवारे के लिए कोई नया अंतरिक्ष गठबंधन बनेगा? ओहो, वाओ। ये सोचने वाली बात है कि अगला बड़ा संगठन दुनिया को जोड़ेगा या फिर नए सिरे से बांटेगा। यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगला बड़ा युद्ध सीमाओं का होगा या एल्गोरिदम और एस्ट्रॉइड माइनिंग का? और इसे सुलझाने के लिए कौन सा नया एक्रोनिम हमारी किताबों में जुड़ेगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के इस बदलते ब्लूप्रिंट पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि कौन जानता है कल बनने वाला नया संगठन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दे।